Jai Hind friends, today is Monday 12 June 2023. I'm going to describe over here द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें कंपाइल करके आपको मिल जाता है डेली करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कवर करा जाता है, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ का टॉपिक लेके भी यहाँ पे पर डे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, खास करके सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस केवल और केवल आपके लिए है और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो आपका डेली करंट अफेयर के साथ एडिटोरियल की एनालिसिस भी यहाँ पे दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह आज के द हिंदू एडिटोरियल से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कवर करता हूँ यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस। तो यूपीएससी का PYQ क्वेश्चंस 2022 में पूछा गया है, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स को भी हम एक्सप्लेनेशंस के साथ यहाँ पर आपको डिटेलिंग देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या यहाँ पे कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विद रेफरेंस टू फॉरेन ऑन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट है, ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि they can sell their own goods in addition to offering their platforms as market places। तो मार्केट प्लेसेस के अनुसार वो अपने प्लेटफॉर्म को ऑफर कर सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, ये लिमिटेड है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है उसी पे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पहले में 1 दे रहा है, दूसरे में 2 दे रहा है, तीसरे में दोनों को दिया है और चौथे में इनमें से कोई भी नहीं बोला है। कौन सा राइट है कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर लिखें, ताकि आपको इसकी जो प्रैक्टिस हो वो पर डे की प्रैक्टिस होती रहे और मैं इसको कल जो है इसकी डिटेलिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे कई लोग ये भी बोल रहे थे, फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप जो भी क्वेश्चंस देते हैं यहाँ पे तुरंत उसकी एक्सप्लेनेशंस को कर दीजिए। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगी कि देखिए, रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैकबोन होती है, बैकबोन होती है। इस बैकबोन को अगर यहीं पे आप तोड़ देंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग चलेगी। इसलिए अगर आप एक लीनियर पोजीशन से चलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कंटिन्यूटी और रिपीटेडली रिवीजन चाहिए, याद रखिएगा। तो ये इसका रामबाण सूत्र है जो कि मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कल लेकर आऊँगा और एक बार और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, चीज़ें क्लैरिटी भी हो जाएगी, एक्सप्लेनेशंस भी दे देता हूँ। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पॉलिटी से आपका क्वेश्चंस आया हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो क्या ये अलाउ करते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट करते हैं हिज रेजिग्नेशंस व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। तो जो भी उनको गवर्नमेंट अपॉइंट की हुई थी अगर रिजाइन करती है तो वो क्या सबमिट करते हैं, रिजिग्नेशंस। इसी में कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में दोनों, चौथे में कोई भी नहीं। यहाँ पे भी सेम कंडीशंस है, सेम ऑप्शंस दिया हुआ है। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें, इसकी डिटेलिंग कल दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं लेक्स की तरफ। देखिए, मैं आपको बता दूं, हर बार एक स्टेट का मैं नेशनल पार्क पूछ रहा था जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लेक्स की। तो हर स्टेट का एक बार मैं लेक्स एटलीस्ट कवर करा दूंगा, ताकि उस लेक्स के बारे में आपके पास एटलीस्ट नॉलेज हो। इसलिए मैं एक बार में एक स्टेट का लेक्स पूरा कवर करता हूं। तो यहाँ पे जो इस बार का लेक निकल के आया है वो हंगशान लेक, कयागो सो लेक, पंगोंग सो लेक। देखिए, ये तो बहुत न्यूज़ में था, इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। अरयुल सो लेक, सुरिंग इलिंगियांग कोल लेक, सोकर लेक और सो मोरिरी और सो तांग। ये सब लेक कहाँ पे लोकेटेड हैं, किस राज्य और यूटी में लोकेटेड हैं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। आपको बता दूँ, ये सारे के सारे लेक्स एक बार में मैं एक स्टेट के ही कवर करता हूं। अगर इनमें से किसी भी एक के आप लोकेशंस को जानते होंगे तो आप सिंपली गेस कर सकते हैं। तो
इसके बारे में कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो कोई भी चीज़ें वहाँ अपडेट करती हूँ मैं, वहाँ पे चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हैकर्स जो है अभी रिसेंटली टारगेट कर रहे हैं जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी यूट्यूब पे कोई लोग पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं, कोई टेक्निकल वीडियोस बना रहे हैं, कोई साइंटिफिक वीडियो बना रहे हैं, कोई फनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर को कैसे हैकर टारगेट कर रहे हैं, क्या बेस बना रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियोस में मिलेगी। तो यूट्यूबर को टारगेट किया जा रहा है, जितने भी हैकर्स हैं स्पाई कर रहे हैं आपकी अकाउंट को, यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल देखेंगे। 5 जून की बात है, जो कि एक इंडियाज के जर्नलिस्ट बरखा दत्त जो हैं, बहुत फेमस हैं, रिनाउंड हैं, उनके पास ईमेल आता है यूट्यूबर चैनल के तरफ से, और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी तरफ बात करी जाए मोजो स्टोरी, जो कि हैक करी गई साइबर क्रिमिनल के द्वारा। तो यहाँ पे जो हैकर्स हैं उनको साइबर क्रिमिनल बोला जा रहा है, जो कि हैं भी। अगर किसी भी व्यक्ति के अकाउंट को कोई हैक कर लेता है और उसको अपने मर्जी के अनुसार ऑपरेट करता है, तो ये इल्लीगल है। दूसरी बात बोली जा रही है, ये हैक करने के बाद आपके वीडियोस को डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, चैनल की एसेस को डिनाई कर सकते हैं आपके पास। और यूट्यूब को अगर आप ये चीज़ें बताएंगे तो यहाँ पे तब जाकर कहीं ना कहीं यूट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशंस यहाँ पे पहुँच रही है। यूट्यूब फ्रोज द अकाउंट आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट। तो आपको ये भी बता दें, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं यूट्यूब को, तो आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर दे रहा है वहाँ पे सीधे। उसके बाद उसमें चेक करेगा, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशंस करेगा। तो ये कंप्लेन करने से आपके अकाउंट भी यहाँ पे सीज हो जा रहे हैं, फ्रोजन हो जा रहे हैं, कुछ देर के लिए, कुछ महीने के लिए ये रोक दे रहा है, ताकि उस पर कोई हरकतें ना हो सके। तो ऐसी चीज़ें हैं, एक जर्नलिस्ट का यहाँ पे बयान निकल के आया है। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं, जो भी कंटेंट आप उस पर अपलोड कर रहे हैं वो चीज़ें इशू क्रिएट कर देती हैं, अगर ये कहीं ना कहीं अल्टर कर देते हैं। तो यानी वीडियोज़ एक अपलोड किए, उसको डिलीट कर दिया, दूसरा वीडियोज़ अपलोड किया, उसको भी डिलीट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक कॉमेडियन है तन्मय भट्ट, उनका भी यूट्यूबर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका भी यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं इशू फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपको एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशंस पे लाके रख देंगे। ये टारगेट कर रहे हैं जो भी मिलियन सब्सक्राइबर लोग हैं, उनके चैनल्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो जितने भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो लोग तो यहाँ पे अटेंटिव मोड में आ जाएं, और आपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक अटेंटिव होके आप किसी भी दूसरे के लैपटॉप का प्रयोग करके ओपन ना करें, किसी भी ऐसे साइट का इस्तेमाल ना करें जहाँ पे बहुत सारे लिंक वगैरह आते हों, और कुकीज़ को हमेशा डिलीट करते रहें, क्लियर करते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब जो है कोई विशेष तरीके के चीज़ प्रोवाइड नहीं करता कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे दे दे। वो सिंपली आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखने की आवश्यकता है। हैकर अटैक कर रहे हैं अकाउंट्स पे, और सबसे बड़ी बात यह है जब आपके अकाउंट हैक कर दिया जा रहा है तो वहाँ पे फिरौती भी मांगी जा रही है, ताकि आपके चैनल को रिज्यूम किया जा सके। तो यहाँ पे फिरौती मांग रहे हैं, वो भी बल्क अमाउंट में आपसे डिमांड करी जाएगी। तो जो आपकी पूरी मेहनत है, आपका पूरा लेबर है, आपका पूरा नॉलेज है, वो सब यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ये आपके पैसे को बैठे बैठे चुरा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। दूसरी चीज़ें बोली जा रही हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी लिंक है, और स्कैम के तहत, मालवेयर के तहत आपके पास आएगी। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल भी इम्पैक्ट होता हुआ, इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आएगा। हैकर इंटेंड करते हैं यहाँ पे कोई भी यूट्यूब अकाउंट को चुराने के लिए, और लिंक और मेलिशियस वेबसाइट पे आपको विजिट जब भी आप करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें आपके सिस्टम में आ सकती हैं। और ये सब चीज़ें इतना ही नहीं, आपके प्रोफाइल, नेम, कंटेंट, चैनल का नाम, सब चीज़ ये बदल सकते हैं, इतने ये शातिर हो चुके हैं। तो इनको
अपना चीज़ें जो ये हैकर कर रहे हैं लोगों की अकाउंट को हैक करने के बाद, तो कंटेंट को भी हटा दिया जा सकता है, जो भी पब्लिशिंग है वो भी राइट्स को छीन सकते हैं ये कुछ समय के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पोस्टिंग कंटेंट है, एक विशेष प्रकार के एज ग्रुप के लोग ही उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें ये कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस जो अटैकर लगा देते हैं कि आप कमेंट भी नहीं कर सकते, ऐसी भी चीज़ें नहीं कर सकते, और जो 15 से 20 साल के लोग हैं वही बस पोस्ट को देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहे हैं हैकर, आपको यहाँ पे मैं बता दूं। दूसरी बात, वो सब क्या कर सकते हैं, सोशली इंजीनियर्ड फिशिंग कैंपेन चलाते हैं, यानी एक समाज में एक प्रकार से फिशिंग कैंपेन होती है। फिशिंग क्या होता है, किसी भी प्रकार से लिंक भेज देना, कोई एसएमएस भेज देना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वह आपका चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो चीज़ें आपके अकाउंट को हैक करने में उनको काफ़ी मदद करती है, किसको, हैकर को। तो ये फिशिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, फिशिंग से भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ये आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ला के प्लेटफॉर्म पे रख देगा। कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसकी चोरी करते हैं, उसके द्वारा अटैक करते हैं, और आपके ऑनलाइन डाटा को यहाँ पे चुराते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो कुकीज़ को हमेशा डिलीट कर दिया करिए। कोई भी गूगल से यहाँ पे चीज़ें, ऐसी चीज़ें ब्लॉग पोस्ट पे डाली गई हैं और ये चीज़ें शेयर करी गई हैं कि ये कहीं ना कहीं थ्रेट आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे अटैक को आप किस प्रकार से रोक सकते हैं, ये भी एक सोचने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं अपनी पूरी ईमेल को सिक्योर करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है उससे सिक्योर करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको बता दें, अपने कुकीज़ को डेली डिलीट करते रहिए ताकि उसमें कोई भी पासवर्ड, यूज़र नेम उसमें सेव ना हो सके। इसी का उपयोग करके, कुकीज़ का ही उपयोग करके ये हमारे अकाउंट को भी हैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं गूगल 2021 में ये बात बोला है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको पहचान करने के लिए बातें बोला है। लेकिन जो थ्रेट है अभी प्रॉपर ढंग से सही नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम सही ढंग से सही नहीं करी जा रही है यूट्यूब के द्वारा। यहाँ पे बार बार प्रोटेक्शंस की बातें बोली जा रही है, चैनल ट्रांसफ़र मोर स्ट्रिंजेंट बना रहा है, यानी एक जगह से चैनल दूसरी जगह ट्रांसफ़र वो कर रहे हैं हैकर, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना रहा है, यानी कठिन बना रहा है, इतना ईजिली ये चीज़ें ना हो सके, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ बात बोली जा रही है प्लेटफॉर्म जो है इम्प्लीमेंट करने की फीचर को, कि ये कैसे ऑटो रिकवरी हाईजैक कर दे रहे हैं अकाउंट को, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। क्या किया जा सकता है, जो मैं आपको बताया, तो आप अपने किसी भी चीज़ को गलत लिंक्स के जरिए ना ओपन करें, एक ऑथेंटिक वेबसाइट को ही हमेशा विजिट करें, ऑथेंटिक डाटा को ही यहाँ पे एसेस करें। ऐसा नहीं कि कहीं कोई से भी डाटा मिले उसको एसेस कर दें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मालवेयर, स्पाईवेयर, ये सब का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और अनवेरीफाइड सोर्स से भी आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे अपनी चीज़ों को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। यहाँ पे गूगल और यूट्यूब का जो रोल है वह तो है ही, लेकिन आप अपनी तरफ से सचेत रह सकते हैं। कुकीज़ को डिलीट करते रहिए, ऐसे वेबसाइट पे बिल्कुल मत जाइए जो वहाँ पे गलत स्पाईवेयर लिंक वहाँ पे हो सकते हो। तो यहाँ पे अटेंटिव रहने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ताकि उनसे अच्छे रैंसम मांग सके, फिरौती मांग सकें, और उनके चैनल को तब जाकर के रिज्यूम किया जा रहा है। तो ये आज की न्यू टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब का सारी डिटेलिंग आपको बता दिया। आशा करते हैं ये यूट्यूब को लेके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से वो हैकर हैक कर रहे हैं, आपके अकाउंट को कैसे सेव किया जा सकता है, और किस किस को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक तूफ़ान है बाइपरजो। अभी रिसेंटली ये तूफ़ान आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में, अरेबियन सी में यहाँ पे डाइवर्ट होता हुआ रहा। पहले तो ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी स्विफ्ट मार चुका है, तो आपके गुजरात और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर की तरफ स्विफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तूफ़ान है, और देखते हैं किस प्रकार से ये वेरी सीवियर साइक्लोन जो है 140 किलोमीटर पर की स्पीड से यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तूफ़ान किस प्रकार से इस बार डिस्टर्ब करेगा भारत के लोगों को, वो भी हम देखेंगे।
आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है किसी भी करंट अफेयर्स के लिए, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, बधाई देते हुए नजर आए हैं। हॉकी टीम, यहाँ पे जो वुमेन की हॉकी टीम है 2023 की, वो जूनियर एशिया कप जीत चुकी है। तो बहुत ही सम्मान की बात है, देश के लिए, अपनी कंट्री की प्राइड के लिए बात है। तो यहाँ पे खिलाड़ी अपने भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट में भी ये अहम रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ जो न्यूज़ निकल के आ रही है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे पीवीटीजी ये ग्रुप होती है। पीवीटीजी ग्रुप क्या होती है, पहले हम उसको बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ देता है। तो पीवीटीजी को हम यहाँ पे देखें तो यह एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसे पहले प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता था। इसकी बात करी जाए तो ये सब क्लासिफिकेशंस है शेड्यूल्ड ट्राइब में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में ही आते हैं, लेकिन ये इनकी पीवीटीजी की संख्या एकदम कम है, एकदम कम है, और ये काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज से दूर रहते हैं। इसके लिए इनको पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नाम दिया जाता है। पीवीटीजी का क्रिएशंस कब हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्रिएट किया गया किस उद्देश्य से, कि इनको बेटर किया जाए, इनकी लिविंग स्टैंडर्ड को एक प्रकार से इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो भी इंडेंजर्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको सही प्रकार से चीज़ें मिल सकें, बेटर एमेनिटीज़ मिल सकें, सुविधाएं मिल सकें, उनकी लाइफ को भी एक स्टैंडर्ड दिया जा सके। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। पीवीटीजी 18 स्टेटों में यहाँ पे पाए जाते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। भारत के 18 राज्यों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और एक यूनियन टेरिटरीज में पाई जाती हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के सोम्पेन टाइप, सेंटिलिस टाइप, अंडमानीज निकोबार टाइप, ये सारे लोग पीवीटीज में आते हैं। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए आपको। ढेबर कमीशन जो 1960-61 में फाउंड किया गया, ये भी सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके था, और ये जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और जो रेट ऑफ डेवलपमेंट में वेरी करती है ट्राइबल्स को लेके, वहाँ पे इसको देखने के लिए इसका निर्माण कराया गया। और चौथा जो है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, उसमें प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप को क्रिएट किया गया, जो कि पहले इसी नाम से जाना जाता था। बाद में इस नाम को क्या कर दिया गया, पीवीटीजी के लिए जाना गया। तो पीवीटीजी नाम इसको दे दिया गया। 75 जो है आज के पास पीवीटीजी जाने जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में पीवीटीजी हैं। दूसरी तरफ आंध्रा तेलंगाना में दोनों राज्यों को मिला दिया जाए तो वहाँ पर पीवीटीजी निकल के आती है। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। कितने हैं, 75 हैं, ये भी याद रखिएगा। और तीसरी बात, जो 75वां पीवीटीजी बना वो आपके मणिपुर से निकल के आता है। 93-94 में जो मरम नागा है ट्राइब, उनको पीवीटीजीज में डाला गया है। तो अभी तक 2001 के सेंसस से बात करी जाए तो यहाँ पे कोई भी इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी तो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनाने में बहुत माहिर है। तो यहाँ पे क्लियर होंगी चीज़ें, तो आपकी चीज़ें गलत नहीं होंगी। 2006 में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज किया है इस नाम को प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप से पीवीटीजी। तो 2006 में ही ये नाम बदली है, और 2001 वाली जो सेंसस है उसके बाद से यहाँ पे चीज़ें कोई भी अल्ट्रेशंस नहीं हुई हैं, कोई भी एडअप पीवीटीजीज में नहीं हुई हैं। ये थी सारी डिटेलिंग। बैकग्राउंड में जाके आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे पीवीटीजीज ग्रुप से आपकी द्रौपदी मुर्मू, सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, आपकी द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइब से निकल के आ रही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल ट्राइब से निकल के आती हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे इनके मेंबर से मिलेंगी और इस पे विचार बहस होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है इस स्कीम को, और यहाँ पे बातें होंगी, इंटरेक्शंस होंगी, क्या क्या इश्यूज निकल के आ रही है। ये बाइपोर जो स्टॉर्म है वो अभी आपके नॉर्थ से नॉर्थ
ईस्ट की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, सौराष्ट्र की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कच्छ और पाकिस्तान के साइड नज़र आ रहा है। तो मांडवी जो गुजरात में है और कराची जो पाकिस्तान में है उसके तरफ 15 जून तक ये पहुंचने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से ये यू टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे साइक्लोन किस गति से निकला था और ये कभी इधर जाने की मूड में था, लेकिन अभी इसको इधर अच्छा लग रहा है। तो इंडिया के लैंड को ज़्यादा भा रहा है ये तूफान, इंडिया की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ गया है। मणिपुर की विशेष न्यूज़ निकल के आई है, उस न्यूज़ को हम सारी डिटेलिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, मणिपुर में 2 ट्राइब हैं, एक है कुकी ट्राइब और दूसरा है मितई ट्राइब। तो कुकी ट्राइब, मितई ट्राइब, दोनों ट्राइब में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ये क्यों हुआ है तो आपको बता दें, कुकी ट्राइब को रिसेंटली एसटी में इंक्लूड कर दिया गया, 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है एसटी के रूप में, जिसके कारण इनको बहुत सारा रिजर्वेशंस, जॉब्स से लेके सोशल स्कीम्स तक, सोशल सिक्योरिटी स्कीम तक हर प्रकार की बेनिफिट का लाभ ये उठा सकते हैं। लैंड, लॉज, ऑर्डर, हर प्रकार का बेनिफिट ये कुकी ट्राइब उठा सकते हैं क्योंकि इनको 6 शेड्यूल में ऐड कर लिया गया। लेकिन यहीं पे मितई की बहुत लंबे समय से फाइटिंग है, 2008 से पहले से ही फाइट कर रहे हैं ये अपने राइट्स को लेके, अपने लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, अपने लोगों को लेके। तो यहाँ पे इनको अभी तक दर्जा नहीं मिला है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे मणिपुर का हाई कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि इसको भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए, 6 शेड्यूल में एसटी की स्टेटस मिलनी चाहिए। इसी पे कुकी कम्युनिटी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और यहाँ पे उखड़ के आ जाते हैं और दोनों में एथनिक वायलेंस ट्रीट हो जाता है। ये चाहते हैं इनको नहीं मिले, यहाँ पे ऐसी बातें बोल रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट यहाँ पे सीधे सीधे ये बोला है कि इनको भी नीड है, इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन कुकी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, कुकी कम्युनिटीज़ यहाँ पे इसके विरुद्ध आ रही है। अब इशू क्या निकल के आ रही है, क्यों ऐसी चीज़ें सारी हो रही हैं, कुछ वो सब भी चीज़ें हम एडिटोरियल के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। ये तो थी सारी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी इसी वक्त मैं बता दिया। दूसरी चीज़ें हैं कि ये जो वायलेंस निकल के आ रही हैं मणिपुर में, वो पिछले 1 महीने से काफ़ी तीव्र गति से हो गई हैं। कई सारे लोगों की ज़िंदगी चली गई है, कई हज़ार लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत सारी लोग घायल भी हो गए हैं। तो ये जो कुकी कम्युनिटी, जो चिन मीचो जोमी नागा ट्राइब है, ये ट्राइब के बीच में और मितई ट्राइब, MITI मितई ट्राइब जो वहाँ की है, इस ट्राइब के बीच में एक प्रकार से बहुत ही व्यापक एथनिक वायलेंस स्प्रेड हो गया, जिसके कारण वहाँ पे अभी रिसेंटली बात करी जाए तो आपके होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन फिर भी लगता है वहाँ पे कोई पीस प्रोसेस अच्छा हुआ नहीं है। तो डिमांड क्या कर रहे हैं, अटमोस्ट सेंसिटिव हैंडलिंग, कि इसको तुरंत किसी भी प्रकार से पीस प्रोसेस में लाया जाए। जो एथनिक डिवाइड है, वायलेंस है, इसको कम करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को सही प्रकार से डील करना है तो आपको इन सब चीज़ों को यहाँ पे ठीक करना होगा। आपको बता दें, मणिपुर आपका ये रहा, भारत में नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो बाउंड्री टच करता है किससे, नागालैंड से, आसाम से और आपके मिजोरम से, और सबसे बड़ी बात म्यांमार से भी बॉर्डर टच करता है। तो म्यांमार आ जाए तो काटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी लोकेशंस है यहाँ पे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है, इस स्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एथनिक वायलेंस बहुत तीव्र गति से हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं जो आर्म्स एम्यूनिशंस हैं वहाँ के सिक्योरिटी की, वो भी लोग कुकी कम्युनिटी के लोग, मितई कम्युनिटी के लोग चोरी करके निकल जा रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें बहुत सारी निकल के आ रही हैं। क्या आवश्यकता है वहाँ पे करने की, तो एक सेनर वाइस टू प्ले लीडिंग रोल यहाँ पे बोली जा रही है कि दिल्ली को एक इंटेलेक्चुअल तरीके से यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है, विवेकपूर्ण कार्य करने की ज़रूरत है। सेनर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, विवेकपूर्ण, राइट डिसीजन लेने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये एक वर्ड भी आपका इंग्लिश का मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, लीडिंग रोल लेने की ज़रूरत है, जबकि
ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में अगर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं एक सीरियस वायलेंस के रूप में चल रही हैं, और ये जो बहुत वोलाटाइल रीजन हो चुका है, इसको किस प्रकार से डील किया जा सकता है, तो आपको बता दें सेंटर को यहाँ पे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो भी ऑप्टिमल पोजीशन से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं जो उसको डील करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट अगर यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करेगा तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। दिल्ली की टेस्ट की बारी है कि दिल्ली किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके यहाँ पे डील करने की बातें इस बार निकल के आएंगी। स्टेट्स जो भी हैं वहाँ पे वो अपनी ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए डिमांड हमेशा करती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर बार की तरह जो चीज़ें चल रही हैं बस उसी तरीके से डील कर दिया जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो चीज़ें पीसफुल नहीं हो पाएंगी। प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे चीज़ें जो चल रही हैं प्रायोरिटीज़ वो इनकी ये है प्रायोरिटीज़ की कम से कम यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वहाँ पे उनकी डिमांड को समझा जाए, इश्यू को समझा जाए, दोनों कम्युनिटी को कुकी प्लस मितई को बैठा के एक कंसिलिएशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे चीज़ों को डील किया जाए। ऐसा नहीं कि दोनों कम्युनिटीज़ में अभी हम पीस प्रोसेस ला दें, बाद में जाने के बाद फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल्स न्यूट्रिशंस के ऊपर नई फाइंडिंग आई है, उसको लेके हम यहाँ पे चीज़ें दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करेगी कि किस प्रकार से एडोलेसेंट को हम डील करेंगे। तो जो अभी नेशनल सिक्योरिटी फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 19 में, तो यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि जो 59.1% ऑफ द स्टैगरिंग एडोलेसेंट गर्ल हैं वो एनीमिक पाई गई हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर देश की महिलाएं जो आगे चल के महिलाएं बनेंगी, जो भी एडोलेसेंट गर्ल हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चे को भी देखना होता है, जॉब भी करना होता है, उनका अपना स्वास्थ्य खुद का भी है, तो हर प्रकार की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। लेकिन अगर अपने ही देश की गर्ल पावर, एडोलेसेंट गर्ल पावर ऐसे ही इन सब चीज़ से इम्पैक्ट हो गई, तो हम कैसे अपनी चीज़ों को, अपने फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे सेफ और हेल्दी रख पाएंगे, ये क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत बड़ा इमर्ज आउट होता है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं। 41.9% ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल अंडरवेट भी बताई जा रही हैं, जो कि एक वरिष्ठम आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा सबको सचेत करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलेंगी तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड अफेक्ट करेंगी और न्यूट्रिशंस को भी अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। पूरे नेशंस की बात करें तो यहाँ पे क्या रियलाइज और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है कि जो भी न्यूट्रिशनल नीड है यंग गर्ल की, एडोलेसेंट पहले बात किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें 10 वर्ष से लेके 19-20 साल तक लड़कियों की जो उम्र होती है चेंजिंग बॉडी शेप में होती है, इस उम्र को एडोलेसेंट बोलते हैं। तो एडोलेसेंट गर्ल की बात बोली जा रही है, उनके न्यूट्रिशंस के ऊपर सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ बात बोली जा रही है तो पुअर बैलेंस इनसफिशिएंट डाइट भी की वजह से ये चीज़ें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बुद्ध जीवितता, इंटेलेक्चुअलिटी, रैशनैलिटी, तो जो आपकी मेंटल पावर है, थिंकिंग पावर है, उसको कॉग्निटिव पावर बोलते हैं, वो भी इम्पेयर होता हुआ, दिक्कत में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी एकेडमिक कैरियर को भी इम्पैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे केवल न्यूट्रिशंस है जो एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो इस पे ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोअर एजुकेशनल अटेंडमेंट भी रिजल्ट करेगा अगर ऐसी चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ सही नहीं है तो क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगी, और डिजीज़ से ग्रसित रहेंगी तो कैसे हेल्दी लाइफ जी पाएंगी, ये भी क्वेश्चंस वाली बातें हैं। अंडर नरिशमेंट एडोलेसेंट गर्ल भी यहाँ पे हायर रिस्क हैं किस चीज़ के, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ के, प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेशंस को लेके। तो यहाँ पे जब वो प्रेग्नेंट होंगी वो भी इशू निकल के आ रहा है, और क्रोनिक डिजीज़ से भी यहाँ पे फेस करती हुई नज़र आ रही हैं। उनके हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बातें बोली जा रही हैं ताकि न्यूट्रिशंस जो गर्ल में हो सही प्रकार से चल सके, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी बोली जा रही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है कि उनकी मानसिक जो डेवलपमेंट हो वो हेल्दी हो सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक मेंटल कैपेसिटी डेवलपमेंट अच्छी से
हो सके। तो इम्प्रूव एसेस करने की ज़रूरत है न्यूट्रिशंस को। और सेकेंड जो विंडो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकलता है कि कंपनसेट फॉर एनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट स्टेज इन द गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पे आप किसी भी गर्ल चाइल्ड को उठाकर देख लें, अगर उसमें किसी भी प्रकार से इश्यू कोई भी चीज़ निकल के आ रहा है, उससे कंपनसेशन हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। तो गर्ल चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए? फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर इकोनॉमी के लिए, फ्यूचर जीडीपी के लिए, हर प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही गर्ल चाइल्ड हैं जो आगे चल के वुमेन बनेंगी, फिर इनके दौरान कई सारे बच्चे भारत में भी आएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो इन्हीं को ऊपर अगर हम टारगेट करके एक्शन लेते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें ओके हो जाएंगी। इसलिए आने वाला जनरेशन्स भी हेल्दी रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, यानी एकेडमिक कैरियर उसका भी सही रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो बोली जा रही हैं कि यहीं पे अगर हम चीज़ों को फुल स्टॉप कर देते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगी ये चीज़ें। तो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं न्यूट्रिशंस को लेके, अंडर वेट को लेके, यहाँ पे एनीमिया जो निकल के आ रही हैं एडोलेसेंट गर्ल में, वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जो गर्ल्स का प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बनाता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। किसी भी प्रकार से अगर आपको बता दें, ये जो भी अपनी गर्ल पावर है, वुमेन पावर है, अगर वह 50% कंस्टिट्यूट करती है आपके पूरी की पूरी पॉपुलेशंस की 50%, तो ये वेल एंड गुड बात है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे जो भी हमारी वेमेन हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे गुजर रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, वुमेन को बहुत सारी सोशल्स इश्यू का भी सामना करना पड़ता है समाज में। घर से निकलते ही उनको बहुत सारी इश्यूज फेस करनी होती है। तो हर चीज़ें से लड़ के वो आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हमको मिलकर यहाँ पे वुमेन को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, यह हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, अगर न्यूट्रिशंस की कमी इन्हीं को होगी तो हमारी आने वाली जनरेशन्स भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें एडिटर यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहा है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एडोलेसेंट आपका 9 से 10 साल से लेके आपका 19 साल तक ये एज ग्रुप होती है एडोलेसेंट, जिसमें फिजिकल्स अपीयरेंस बॉडी में चेंजेज होते हैं। आपका कॉग्निटिव माइंड डेवलप करता है, रैशनल थिंकिंग आपके अंदर आती है, क्रिटिकल पावर जनरेट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी एज में होती हैं। कुछ स्ट्रेटजिक मॉडिफिकेशंस भी आई है, यानी गवर्नमेंट के प्लान को भी यहाँ पे देखा जाए तो स्कीम लेके आई है एडोलेसेंट गर्ल के लिए। यहाँ पे एक अम्ब्रेला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, यहाँ पे जो स्कीम निकाली गई पोषण 2.0। तो हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन पोषण है ये, कि सब हर प्रकार से यहाँ पे पोषण 2 में जोड़ने की बातें बोली जा रही हैं। तो अच्छा डायरेक्शंस में आया चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जो निकल के आ रही हैं कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो RKS के चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये भी स्ट्रॉन्गर अवेयरनेस फैला रही हैं। तो अवेयरनेस, कंपेन, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि एटलीस्ट ये तो मालूम चले क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जो कि बेनिफिशियरी हो रहे हैं। टारगेट बेस्ड रीजनली बातें बोली जा रही हैं कि सोशली एंड बिहेवियरली चेंज कम्युनिकेशंस ये टारगेट किया जाए, ताकि जो भी एडोलेसेंट गर्ल हैं न्यूट्रिशंस को लेके यहाँ पे उनमें एक जनरेशन्स उनको जनरेट किया जाए, एक अवेयरनेस जनरेट किया जाए और ये सब चीज़ों को सही किया जाए। एडॉप्शन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस की भी बातें बोली जा रही हैं, इस पर भी एफर्ट लगाने की बातें बोली जा रही हैं। कन्वर्जेंस और कोलाबोरेशंस एमंग ऑल द रिलेवेंट डिपार्टमेंट, तभी जाके ये चीज़ें होंगी। अगर मान लीजिए वुमेन एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये सारे डिपार्टमेंट को एक जगह अगर कोलाबोरेट कर दिया जाए तो ये एक जगह कोलाबोरेशन करके इसमें वुमेन के लिए कार्य कर सकती हैं, जिसके लिए ये सबसे बेनिफिशियल फैक्टर निकल के आएगा। तो ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वुमेन एडोलेसेंट्स को लेके ये न्यूज़ थी, इसलिए मैंने इसको अच्छा से कवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो थाईलैंड में अभी रिसेंटली इलेक्शंस है, उसकी डिटेलिंग को समझेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड में जाके थाईलैंड का लोकेशन देखेंगे, ये कहाँ पे है। तो ये रहा आपका थाईलैंड, सैन प्लेट्यू, यहाँ पे याद रखिएगा सैन प्लेट्यू। और ये क्या है, पेगू माउंटेन, ये क्या है, मेंजिन रेंज। ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पे हैं, इरावदी रिवर से भी क्वेश्चंस आपका यूपीएससी उठाया हुआ है। तो ये इरावदी रिवर भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, आपका म्यांमार जो है
चाइना से बॉर्डर कर रहा है, इंडिया से बॉर्डर कर रहा है, बांग्लादेश से बॉर्डर कर रहा है, लाओस से बॉर्डर कर रहा है, थाईलैंड से बॉर्डर कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। और म्यांमार यहाँ पे म्यांमार यहाँ पे किससे किससे बॉर्डर कर रहा है, थाईलैंड, जो कि अभी आपका जहाँ पे इलेक्शंस हुआ है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और म्यांमार, लाओस, चाइना, ये सारी चीज़ें, ये बॉर्डर एक दूसरे से किस प्रकार से करती हुई नज़र आ रही हैं। थाईलैंड में प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी अभी जो आई है आपकी जीत के तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी विक्ट्री जो है जुलाई में इलेक्शंस फाइनल कर दिए जाएंगे, ताकि यहाँ पे जो पार्टियाँ होंगी, पार्टी तो अपनी सीटें सिक्योर कर ली हैं, लेकिन सिक्योर करने के बाद भी वहाँ पे जुनता जो पार्टी है, जुनता पार्टी, वो यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। तो थाईलैंड की प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी जो है एक पॉपुलिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी है कौन सी, फ्यू थाई पार्टी, ये दोनों विक्ट्री क्लेम करती हुई नज़र आ रही हैं। और जो मिलिट्री की बैकिंग पार्टी थी, जो बैक करती थी मिलिट्री को, उसको अंगूठा दिखाते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पार्टी, लोगों ने अच्छा वोट उस पार्टी को नहीं दिया। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ पार्टियाँ बढ़ रही हैं। और यहाँ पे मई 22 को साइन किया गया था कि यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा और इंड किया जाएगा क्या, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शंस को। तो ये मोनोपोलीज और मिलिट्री के पावर को यहाँ पे कम करता हुआ नज़र आ रहा है। सेम सेक्स मैरिज को भी लाने की बातें बोली जा रही हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की बातें बोली गई हैं पार्टियों के द्वारा। यहाँ पे ये दोनों पार्टी जो आपस में मिलकर सरकार बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिलिट्री की रूल है अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अभी चीज़ें बहुत सारी बची हैं। 151 सीट 530 सीटों में से यहाँ पे ये मिल गया है। 42 ईयर ओल्ड लीडर पिता लिमार्जुनेट जो हैं अभी जो हैं किस चीज़ के हकदार हैं, यहाँ पे ये डिमांड मतलब इनको जो है इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये पीएम के हकदार हैं। तो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे इनको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन जो डील किया है थाईलैंड की अगर बात करें तो मिलिट्री बैक्ड पार्टी है और एक हिस्टोरिक यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। यूनाइटेड थाई नेशन पार्टी जो है ये यूनाइट करी है कि ये एक जो है थाईलैंड की पार्टी एकजुट होकर यहाँ पे कार्य करे और रिसेंटली फॉर्म कर रही है पार्टी 69 ईयर ओल्ड फॉर्मर मिलिट्री चीफ जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो कौन, प्रयुत चन ओ चाओ। तो यहाँ पे प्रयुत चन ओ चाओ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि 36 सीट ही केवल निकाल पाए। 2001 में जाते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। अगर 2001 में थाईलैंड जो है पहली बार गवर्नमेंट इलेक्ट करके आती है यहाँ पे। उसके बाद 4 ईयर टर्म की बात करी जा रही है, 4 साल तक ये चीज़ें चलती हैं। और टेलीकॉम ग्रांट जो मिस्टर थॉमसन हैं ये यहाँ पे इसको सरकार को चलाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बाद में यही इन्हीं के ऊपर आरोप लग जाता है और ये कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। और ये जब चीज़ें निकलती हैं तो ये इशू यहाँ पे कैसे क्रिएट होता है वो भी देख लेते हैं। थॉमसन जो है यहाँ पे जो सरकार चला रहे हैं 2001 की बात है, तो वहाँ पे वार ऑन ड्रग एक कंट्रोवर्सी निकल के आती है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। उसी के द्वारा वहाँ पे केस निकल के आता है ये कि थॉमसन और दूसरी जो इलेक्शंस होती है 2005 के इशू में, तो यहाँ पे इनको हरा दिया जाता है, इनको इलेक्टोरल हरा दिया जाता है। तो ये चीज़ें निकलती हैं और इनको ये भी पाया जाता है कि ये जो थॉमसन थे कहीं ना कहीं यहाँ पे रैली में बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर किए थे और इसकी वजह से इनको सेल्फ एग्जाइल यानी भागम भाग वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन बाद में इनको मार दिया जाता है और बैंकॉक में फायरिंग में यहाँ पे इनको 2010 में मार दिया जाता है। इन्हीं की बहन निकल के आती हैं 2011 में यिंगलक, ये जो कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ये भी वही सारी चीज़ें फेस करती हैं, इनको भी सेल्फ एग्जाइल के रूप में भागना पड़ जाता है जो कि अभी तक सेल्फ एग्जाइल में है। 2014 में जो चीज़ें चलती हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन फिर भी पैरालिसिस का ही शिकार कंट्रीज हो जाती है।
तो पुनः यहाँ पे मिस्टर प्रयुक्त को, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, मिलिट्री को सीधे, तो यहाँ पे पुनः पावर में आ जाते हैं। 2017 में मिलिट्री इंट्रोड्यूस करती है क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशंस इंट्रोड्यूस करती है, कौन, मिलिट्री। तो यहाँ पे क्या कर रही है कि 250 मेंबर की सीनेट यहाँ पे डिसाइड करेगी और ये अपॉइंट करने की पावर 250 सीनेट का अपने पास रख लेते हैं नया संविधान लाने के बाद। तो 2017 में नया संविधान लेके आते हैं, 250 मेंबर को अपॉइंट करने की शक्ति अपने पास रख लेते हैं ताकि ये रोल प्ले करे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में। तो यहाँ पे इजी नहीं होगा, अभी जो अलायंस गवर्नमेंट मिल के आ रही है वो इजी नहीं होगा कि किस प्रकार से डील करके आगे बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पे फाइनल मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ कि नहीं निकला है अभी, देखिए आगे क्या होता है। मिलिट्री यहाँ पे डिलेड कर दी है, यहाँ पे जो बात करी जा रही है 17 के बाद, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, क्योंकि उसके पास मिलिट्री की पावर है और सीटें भी यहाँ पे पार्लियामेंट्री वाली दे दी गई हैं 250 सीटें। 2019 की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ें चली हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम मिलिट्री जुनता टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये बातें बोली जा रही हैं। जबकि प्रयुक्त यहाँ पे रिटेन किए हुए पावर आफ्टर इलेक्शन से भी, तो ये चीज़ें अभी तक नहीं चल पाई हैं 2019 के इलेक्शन से भी। तो अभी आज का जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से डील करेगा ये हम देखेंगे। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की जब हो जाती है आपके थाईलैंड में, थाई किंग रिटेन करते हैं गॉड लाइक स्टेटस, यानी वहाँ के भगवान की तरफ पूजे जाते हैं और उनको क्रिटिसाइज करना, उनके बारे में गलत बातें करना भी टैबू माना जाता है, गलत माना जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। तो ये चीज़ें हैं, 2020 की बातें बोली जा रही हैं। एक अनप्रेसिडेंट इतिहास में मूव हुआ और बहुत सारा डिसकंटेंट मोनार्की के खिलाफ यहाँ पे आ गया, यानी नाराज़गी लोगों के प्रति आई और लोग प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिए। तो ये स्टूडेंट पूरे कंट्री में फैल गए और कहीं ना कहीं किंग के एसेट के लेके, किंग की प्रॉपर्टी को लेके और सेपरेशंस की बातें बोली जा रही हैं, यानी किंग का क्या रोल है वो भी रोल जानने की बातें बोली गई, किंग का क्या एसेट है वो भी जानने की बातें बोली गई। तो और पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं किंग ना दें उसके लिए भी रूल लेके आया जाए, ये डिमांड करने लगे। यहाँ पे यही चीज़ें हैं, प्रोटेस्टर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्ट किए कि मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये भी चीज़ें कर दी गई। क्या फैक्ट निकल के आ रहा है, थाई पीपल जो बात करी जाए तो 75% वोटर इस बार टर्न आउट हुए हैं, जो कि तभी जाके ये चीज़ें निकल के आई हैं इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जो दो पार्टी, विक और दो पार्टी, तो यहाँ पे फॉरवर्ड मूव पार्टी और फैंगथाई पार्टी, जो दोनों पार्टी हैं यहाँ पे आपस में अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि 75% वोट टर्न आउट होया। तो ये हिस्टोरिक एक रिफॉर्म लाने की भी बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशंस को ये चेंज करेंगे, क्या मिलिट्री जुनता एक्सेप्ट करेगी, तो उन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है। फॉरवर्ड मूव पार्टी यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी अगर ये दोनों आपस में एक तरीके से यूनिटी बना के, अलायंस बना के चलते हैं। तो एंटी मोनार्की सेंटीमेंट 2020 में ही फ्लरिश हुआ और इलेक्टोरल मैंडेट यहाँ पे भी जारी हुई है। फ्री थाई पार्टी भी यहाँ पे इंडिकेट करी कंजर्वेटिव वर्कर क्लास को यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। ज्वाइंट सेशंस की बात करें तो दोनों में ज्वाइंट सेशंस अगर 500 सीटें हैं जो अगर दिखाया जाए तो रिप्रेजेंटेटिव में 250 सीटें सीनेट की किसके पास हैं, जुनता के पास यहाँ पे है, जो कि नया प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है। तो नया प्राइम मिनिस्टर को चुनने में 250 सीटें तो आप दिए हैं किसको, आपके अपने मिलिट्री जुनता के पास, जो कि नया संविधान बन के 2017 में ही वो अमेंड करके अपने पास रख लिया है। तो ये अलायंस किस हद तक चलेगी, गवर्नमेंट क्या फेस करेगी, कहीं ना कहीं इनको भी डर है, कहीं ना कहीं इनको भी सस्पिशंस है इन पार्टियों को भी कि किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। तो यही चीज़ें हैं जो कि अभी रेडिकली चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से डील होगी आगे आपको जो न्यूज़ आएगा बताया जाएगा। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी थाईलैंड को लेके, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे कुकीज़ यहाँ पे बाइकआउट किए हुए हैं पीस पैनल प्रोसेस और सीएम वहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम हैं जो कि अभी पीस प्रोसेस को यहाँ पे बाइकआउट करती हुई कुकी ट्राइब नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू है, पीस प्रोसेस लाने की बातें बोली जा रही हैं जो कि एक्सेप्टेंस नहीं है कुकी को। दूसरी तरफ यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है इसका लोकेशंस ये आपको कमेंट सेक्शंस में देना है, क्योंकि इसका मैं लोकेशंस बता चुका हूँ कई बार।
माइल्स टू गो बातें बोली जा रही है, इकोनॉमी को और बेटर बनाने की बातें बोली जा रही हैं, इस पर सही प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है। 7.2% का जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर दिखाया गया है, ऐसा बातें बोली जा रही हैं। आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन यहाँ पे अपना दिए हैं स्टेटमेंट कि क्या इकोनॉमी को किस प्रकार से और इंडस्ट्री लीडर को किस प्रकार से लास्ट वीक में हम लोग लेके गए, किस प्रकार से हम चाइना को जो चाइना जिस प्रकार से डील करी गई ऑटो पायलट से 1979 से लेके 2008 तक, उसी प्रकार से ऑटो पायलट से इंडिया भी चल रही है। तो ऑटो पायलट 6 से 7% तक जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे दिखाता हुआ बात कर रहा है। तो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से अपने देश को आगे लेके जाएंगी। ऑटो पायलट मोड की बातें बोली जा रही हैं। अब सीधे इसी प्रकार से भारत इन 6-7 के आंकड़ों से डेवलप करता हुआ नज़र आएगा। ये जो स्टील, सीमेंट, ये जो फैक्ट्री हैं, इसमें कैपेसिटी की बात करी जाए तो कैपेसिटी हमारी अभी बड़ी है। स्टील के प्रोडक्शंस में जापान को अभी पीछे भी हम छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज़ है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी होती है। ये चीज़ें याद रहे, क्वेश्चन यहाँ से हो जाती है। तो ये आपका स्टील, सीमेंट जो है वो कम औदा रखते हैं वेटेज के रूप में, इसलिए इनका उदाहरण आप बिल्कुल न दें। यहाँ पे जो है आप रिफाइनरी का बातें बोल सकते हैं। तो ये कोविड-19 के बाद जो हिट हुई इकॉनमी धीरे धीरे राह पे आई है और किस प्रकार से आगे जा रही है। तो 2019 की बात करें तो लगभग 4% के आसपास तरक्की करे हैं हम लोग। जीडीपी ग्रोथ की बातें बोली जा रही हैं। हाई इंपोर्ट टैरिफ हम लोग इंपोर्ट करके अपने एंजल टैक्स को, यहाँ पे जॉब क्रिएटर, ये सारे इश्यूज क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर हाई कर देंगे तो कोई भी दूसरे देश, फॉर एग्जांपल चाइना से हम नहीं मंगा सकते सामान। तो इंपोर्ट ड्यूटी ही अगर इतना अधिक हो तो यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट को ही हम सेल आउट कर सकते हैं, इंपोर्ट करने में हमारा लागत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा चैनल है टेलीग्राम पे भी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी PDF इसकी दे दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मंडे 12 June बाई पूरा एकेडमी। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।